तो हेलो मूवी लवर्स, कैसे हैं आप लोग। तो यार इस मूवी के साथ हम द कंजूरिंग यूनिवर्स की मूवीज को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी टाइमलाइन के साथ। और इस यूनिवर्स की पहली मूवी होने वाली है द नन। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है सन 1952 रोमानिया के सेंट काटा से, जहाँ एवी में दो नन जेसिका और विक्टोरिया कोहरे भरे रास्ते से चलते हुए एक दरवाजे की ओर जा रही होती हैं, जिस पर लिखा है ईश्वर का साथ यहीं तक। उनके दोनों तरफ ढेर सारे क्रॉस लगे हुए होते हैं जो किसी डीमन एंटिटी को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। उनमें से एक नन जेसिका हाथ में चाबी लिए दरवाजे के अंदर जाती है और वहीं बाहर खड़ी नन डरी हुई भगवान से प्रार्थना करने लगती है। कुछ देर बाद बाहर खड़ी नन को अंदर गई नन की चीखने की आवाज सुनाई देती है और तभी अंदर गई नन जेसिका खून से लथपथ बाहर आ जाती है और बाहर खड़ी नन विक्टोरिया को चाबी देकर उससे कहती है कि यहाँ से भाग जाओ और उसके हाथ मत आना, क्योंकि राक्षस को शरीर चाहिए, इसलिए वो तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। इतने में कोई अदृश्य शक्ति उस नन को अंदर खींच लेती है। बाहर खड़ी नन जल्दी से भागकर एक दूसरे कमरे में चली जाती है, जहाँ कोई डीमन साया भी उसका पीछा करता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी नन को एहसास होता है कि शायद वो उससे खुद को बचा नहीं पाएगी, इसलिए वो खिड़की के पास जाकर और भगवान से इस पाप के लिए माफी मांगकर आत्महत्या कर लेती है। तभी हम उस डीमन साया को भी देख पाते हैं जो बिल्कुल एक नन की तरह लग रहा था। अगले दिन हमें फ्रेंची नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो हर महीने एवे में नन्स को राशन सप्लाई किया करता है। तब वहाँ उसे नन की लाश दिखाई पड़ती है जिसे कौवे नोच नोच कर खा रहे होते हैं। मूवी के अगले सीन में हम वेंटिकन सिटी को देखते हैं, जहाँ फादर बर्ग को विस्पों द्वारा सेंट कार्टा की एवे में हुई घटना के बारे में पता चलता है और उन्हें ये आदेश दिया जाता है कि वो रोमानिया जाकर इस घटना की जांच करें और पता करें कि नन विक्टोरिया ने अपनी जान क्यों ली। इस जांच में फादर वर्ग के साथ सिस्टर आयरिन को भी भेजा जाता है, जिन्होंने अभी तक नन की शपथ नहीं ली है और वो इस काम के लिए एक नौसिखिया हैं। फादर वर्ग और सिस्टर आयरिन दोनों रोमानिया पहुंचते हैं और फ्रेंची से मिलते हैं। फ्रेंची उन्हें बताता है कि गांव के लोग एवे के नाम से भी डरते हैं और दिखावा करते हैं कि यहाँ पर कोई एवे है ही नहीं। मैं खुद भी वहाँ महीने में सिर्फ एक बार जाता हूँ और राशन रखकर वापस आ जाता हूँ। फादर फ्रेंची से उन्हें एबे तक ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन पहले तो फ्रेंची वहाँ जाने के लिए मना कर देता है, पर रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। फ्रेंची उन दोनों को एबे के आइस हाउस में ले जाता है, जहाँ उसने नन की लाश को रखा था। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, फ्रेंची नन की लाश को टेबल में बैठा देख बहुत डर जाता है और तब वो फादर बर्ग को बताता है कि उसने लाश को लेटा कर रखा था। फादर बर्ग को लाश के हाथ में वही चाबी दिखती है जो मृत्यु के समय नन विक्टोरिया के हाथों में थी, जिसे फादर अपने पास रख लेते हैं। फादर जब चाबी को रख रहे होते हैं, तभी पास के एक दरवाजे पर अजीब सी नॉइस होती है। तो फ्रेंची उन्हें बताता है कि ये वही दरवाजा है जहाँ से नन सप्लाई वगैरह ले जाया करती हैं, ताकि उन्हें एबे से बाहर ना आना पड़े। तो अब फादर बर्ग उस लाश को पूरे विधि विधान के साथ दफना देते हैं। इसके बाद फ्रेंची उन दोनों को एबे के उस फ्रंट गेट पर ले जाता है जहाँ उसे नन की लाश मिली थी और उसी दौरान फादर बर्ग को खिड़की पर एक नन का साया दिखाई देता है। फादर बर्ग जब आगे बढ़ते हैं तो जमीन पर पड़े खून को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आत्महत्या के कई हफ्ते बीत जाने के बावजूद जमीन पर पड़ा खून अभी भी ताजा था। आगे वो तीनों जब एबे के अंदर प्रवेश करते हैं, वहाँ तीनों को एक नन दिखाई देती है जिसका मुंह कपड़े से ढका हुआ है, लेकिन आवाज बहुत भयानक है। ये नन दरअसल एबे की सुपीरियर है। नन फादर बर्ग से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या करने आए हैं। तब फादर बर्ग उसे बताते हैं कि उन्हें वेंटिकन्स द्वारा भेजा गया है कुछ हफ्ते पहले मरी हुई नन के संबंध में जांच करने के लिए। लेकिन नन की बातों से ऐसा लगता है कि वो नहीं जानती फादर बर्ग किस घटना के बारे में बात कर रहे हैं। फादर उस नन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एबे की बाकी ननों से पूछताछ करने की अनुमति दे, जिससे वो पता लगा सके कि नन विक्टोरिया के साथ आखिर क्या हुआ था। लेकिन वो नन फादर से कहती है कि उन्हें कल तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि शाम हो चुकी है और शाम का वक्त ननों की प्रार्थना का वक्त होता है, इसलिए आपको कल सुबह आना होगा। इसके साथ ही वो नन फादर बर्ग को एबे के बाहर एक कमरा दिखाती है जिसमें आज की रात उन्हें वहीं काटनी होगी। तो अब फादर बर्ग फ्रेंची को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और फिर कुछ दिन बाद वापस आने को कहते हैं, जब तक वो अपनी जाँच पूरी कर लेंगे। फ्रेंची बहुत खुश होता है कि अब उसे और यहाँ पर नहीं रुकना पड़ेगा। खैर जब वो घर वापस जा रहा होता है, तब उसे एक नन का साया दिखाई देता है। जैसे ही वो उसके करीब जाता है, एक भयानक शैतानी नन उस पर अटैक कर देती है, लेकिन किसी तरह बच बचाकर फ्रेंची वहाँ से निकल ही जाता है। मूवी के अगले सीन में हम फादर बर्ग और सिस्टर आयरिन को डिनर के वक्त बात करते हुए देखते हैं, जहाँ आयरिन फादर को बताती है कि उसे बचपन से ही बहुत अजीब से दृश्य दिखाई देते हैं, जिनका अंत इस बात पे होता था कि मदर मेरी उन्हें रास्ता दिखाएंगी। और शायद यही कारण रहा होगा कि वेंटिकन ने इस जांच के लिए सिस्टर आयरिन को चुना।
वेल आयरन की इसी बात पे फादर बर्ग भी आयरन को 20 साल पहले का एक किस्सा सुनाते हैं जो फ्रांस में घटा था। उस वक्त फादर एक डेनियल नाम के बच्चे का एक्सोर्सिज्म कर रहे थे जो भूत प्रेत से ग्रस्त था। इस एक्सोर्सिज्म के दौरान डेनियल इतना ज्यादा घायल हो चुका था कि उसकी कुछ दिनों बाद मौत हो गई और फादर बर्ग उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानते हैं। वेल जब ये दोनों अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं तो करीब आधी रात को फादर बर्ग के कमरे में एक रेडियो अपने आप से ही चालू हो जाता है जिससे फादर बर्ग की नींद खुल जाती है। फादर बर्ग जब उठते हैं तो उन्हें एक साया दिखाई देता है जो एक बच्चे का होता है। फादर उसका पीछा करते करते एबे के बाहर वाले कब्रिस्तान में आ जाते हैं जहां फादर को पता चलता है कि वो साया 20 साल पहले मरे हुए डेनियल की शैतानी आत्मा का है। तभी उस शैतानी आत्मा के मुंह से एक सांप बाहर निकलता है जो फादर बर्ग पर हमला कर देता है। फादर बर्ग डरकर वहां से भागते हैं और गलती से एक खाली कॉफिन में जाकर गिर जाते हैं और जिंदा उसमें दफन हो जाते हैं। फादर बर्ग उस कब्र में लगी घंटी को मदद के लिए बजाते हैं और तभी हम देखते हैं कब्र के बाहर लिखा हुआ है कि यहाँ फादर एंथोनी बर्ग लेटे हुए हैं, यानी कि ये सब उस शैतानी आत्मा की चाल थी। वहीं दूसरी ओर एक हवा के झोंके से सिस्टर आयरन की भी नींद खुल जाती है और तभी आयरन को एहसास होता है कि उसके आसपास कोई मौजूद है। आयरन जब चेक करने के लिए उठती है तभी हम एक डीमन नन के साया को सिस्टर आयरन का पीछा करते हुए देख पाते हैं। आगे जाते हुए सिस्टर एवे के उस कमरे तक पहुंच जाती है जहां कई सारी नन प्रेयर कर रही होती हैं और तभी आयरन को शीशे में वो साया भी दिखाई देता है जो कुछ देर पहले उसका पीछा कर रहा था। वो साया सिस्टर आयरन पर हमला करता है जिससे बचकर सिस्टर वहां से भागकर एबे के बाहर वाले कब्रिस्तान पर पहुंच जाती है जहां उसे फादर बर्ग के चिल्लाने और उस बेल के बजने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन इसके पहले कि वो फादर की आवाज समझ पाती धीरे धीरे कब्रिस्तान की सारी कब्रों से बेल बजने लगती हैं जिससे सिस्टर आयरन कंफ्यूज हो जाती हैं। लेकिन फिर भी सिस्टर अपने विजन से पता लगा ही लेती है कि फादर बर्ग किस कब्र में दफन है। सिस्टर जब फादर बर्ग को निकालने के लिए कब्र खोद रही होती है तब कब्र के अंदर एक डीमन नन फादर बर्ग पर हमला कर देती है। लेकिन इसके पहले कि फादर बर्ग को कोई नुकसान पहुंचता सिस्टर फादर को कब्र से निकाल लेती है। फादर बर्ग को उस कब्र में कुछ किताबें और हड्डियां मिलती हैं जिन्हें वो अपने पास रख लेते हैं। फादर बर्ग का मानना है कि इससे उन्हें ये पता लगाने में मदद मिल सकती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अगली सुबह वो दोनों एबे में वापस जाते हैं जहाँ फादर सिस्टर आयरन को वो चाबी देते हैं जो उन्हें विक्टोरिया की लाश से मिली थी और अकेले सिस्टर को अंदर भेजते हैं उस चाबी के बारे में पता लगाने के लिए। सिस्टर जब एवे के अंदर जाती है तो उसे एक नन दिखाई देती है। सिस्टर उस नन को आवाज लगाती है लेकिन वो नहीं रुकती तो सिस्टर उसका पीछा करते हुए एक चैपल में पहुंचती है जहां पर एक नन प्रार्थना कर रही होती है। सिस्टर उसे भी आवाज लगाकर उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन तभी पीछे से ओहाना नाम की एक सिस्टर आकर उसे रोक देती है और कहती है कि तुम इस तरह प्रार्थना में बाधा नहीं डाल सकती और इसके साथ ही वो उसे बाहर ले जाती है। दूसरी ओर हम फ्रेंची को देखते हैं जो गांव के एक शराब खाने में शराब पी रहा होता है जहां उसे पता चलता है कि इसी गांव के लूका नाम के एक व्यक्ति की 12 साल की बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बारटेंडर उसे ये भी बताता है कि गांव में हो रही सारी मनहूस घटनाएं उस शापित एवे की वजह से ही हो रही हैं। इस बात से फ्रेंची को एहसास होता है कि शायद फादर बर्ग और सिस्टर आयरन की जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए वो तुरंत बार की एक बंदूक लेता है और एवे की ओर निकल जाता है। इधर एवे में सिस्टर आयरन और सिस्टर ओहाना नन विक्टोरिया की मौत पर चर्चा कर रही होती हैं। सिस्टर आयरन ओहाना से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस एवे के इतिहास के बारे में बताए। तब सिस्टर ओहाना आयरन को बताती हैं कि इस एवे का निर्माण सेंट काटा की राजा ड्यूक ने करवाया था। उसने काले जादू और जादू टोनों की कई विधियां लिखी जिससे वो नर्क की काली शक्तियों को बुलाना चाहता था। वो इन विधियों द्वारा नर्क के प्रवेश द्वार को खोलने में सफल भी हो गया, लेकिन तभी चर्च की सेना ने महल पर तोड़फोड़ कर दी और नर्क के प्रवेश द्वार को एक शीशी में जीसस क्राइस्ट के पवित्र खून को डालकर उसे बंद कर दिया। और फिर ड्यूक के मरने के बाद चर्च ने एवे को अपने कब्जे में ले लिया और ननों को बुराई से बचाने के लिए लगातार प्रार्थना करने के लिए नियुक्त कर दिया। इस अनुष्ठान ने शैतान को दुनिया से दूर रखा, लेकिन तब तक जब तक युद्ध के दौरान बमबारी से एबे की दीवारें हिल नहीं गईं और उस बमबारी से नर्क का प्रवेश द्वार एक बार फिर से खुल गया। सिस्टर आयरन सिस्टर ओहाना को उस नन के बारे में भी बताती है जिसे पिछली रात आयरन ने शीशे में देखा था, जो बिल्कुल भी पवित्र नहीं लग रही थी। इस पर ओहाना उसे बताती है कि हम सभी ने भी उस नन को देखा है। वो एक नर्क से निकली हुई नापाक शक्ति है जो नन के रूप में इसलिए रहती है ताकि वो हमारे बीच रह सके और हमारी कमजोरियों का फायदा उठाकर हम पर काबू पा सके। सिस्टर ओहाना आयरन को ये भी बताती है कि शायद इसी वजह से सिस्टर विक्टोरिया ने आत्महत्या की होगी। वेल इसी तरह दोनों के बीच बातें चली रही होती है कि तभी एक तीसरी सिस्टर वहां आकर उन्हें रोक देती है और सिस्टर ओहाना से कहती है कि तुम्हारी प्रार्थना का समय हो गया। साथ ही सिस्टर आयरन को भी यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन सिस्टर ओहाना उन्हें बताती है कि इस वक्त एवे के सारे दरवाजे बंद हो चुके होंगे जो अब सीधा कल ही खुलेंगे, तो सिस्टर आयरन को आज रात यहीं बिताना होगा। जिसके बाद सिस्टर ओहाना आयरन को एक कमरे में ले जाती है जो वही कमरा था जहाँ
पर सिस्टर विक्टोरिया ने फिल्म की शुरुआत में खिड़की से कूदकर आत्महत्या की थी। दूसरी ओर हम वापस से फादर बर्ग को देखते हैं, जो कब्र से मिली किताबों में एबे का नक्शा देख रहे होते हैं और तभी नक्शा देखते देखते वो उस नर्क के द्वार तक पहुंच जाते हैं कि तभी पीछे से फादर को एबे की सुपीरियर की आवाज सुनाई देती है। फादर बर्ग सुपीरियर के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस एबे में बहुत कुछ गलत चल रहा है और साथ में उस चाबी का भी जिक्र करते हैं जो फादर को विक्टोरिया की लाश से मिली थी। लेकिन अब भी सुपीरियर नन फादर की बातों को अनसुना कर उससे कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और सिस्टर आयरीन अब वापस नहीं आएंगी। इतना कहने के बाद सुपीरियर कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और जब फादर बर्ग उसका घूंघट खोलने की कोशिश करती है तो वो नन उन पर हमला कर देती है और फिर कुछ ही पल में गायब हो जाती है। इधर आयरीन को फिर से वही दृश्य दिखाई देती है जिन्हें वो बचपन से देखती आ रही है और जिसके बारे में उसने फादर बर्ग को भी बताया था। इस दृश्य में वो अपनी कमरे में जागती है जहाँ वो कमरे के दूसरे साइड पर एक नन को प्रार्थना करते हुए देखती है। आयरीन जब उसके पास जाने लगती है तब अचानक से वो नन गायब हो जाती है और फिर आयरीन को सिस्टर विक्टोरिया के आत्महत्या करने वाले सीन फिर से दिखाई देने लगते हैं। इसी बीच कमरे का दरवाजा अपने आप खुलता है और हम उस डीमन नन को हॉल के आखिर में खड़ा हुआ देख पाते हैं, लेकिन सिस्टर आयरीन उसे नहीं देख पाती हैं। आयरीन कमरे के बाहर निकलती है और चलते चलते वो उसी दरवाजे तक पहुंच जाती है जिसमें लिखा हुआ था भगवान का साथ यहीं तक, जिसे हमने मूवी की स्टार्ट में देखा था। वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और फिर से हमें वही भयानक डीमन नन देखने को मिलती है जो आयरीन पर हमला करती है और उसे अंदर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन किसी तरह आयरीन वहाँ से बच बचाकर भाग जाती है और फिर सिस्टर ओहाना भी वहाँ आकर उसे सेव कर लेती है। ओहाना सिस्टर को बताती है कि शैतान अब बहुत शक्तिशाली हो चुका है और अब प्रार्थना ही है जो हमें बचा सकती है। जिसके बाद सिस्टर आयरीन एक चैपल में पहुंचती है जहां वो एक सिस्टर को प्रार्थना करते हुए देखती हैं, जिनके पास एक डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। आयरीन जब उस डेड बॉडी से कपड़ा हटाती है तो देखती है कि वो डेड बॉडी सिस्टर ओहाना की डेड बॉडी है, जिसके हाथ और पैरों पर सूली पर चढ़ाए जाने के घाव हैं। इस सब से आयरीन बहुत डर जाती है। तभी एबे की सारी नन चैपल के अंदर आती हैं जो बहुत डरी हुई थी। सिस्टर रूथ आयरीन से कहती है कि हम सभी को प्रार्थना करनी होगी और चाहे कुछ भी हो जाए हमें रुकना नहीं है। जिसके कुछ ही देर बाद मदर मेरी की आंखों से खून बाहर आने लगता है और फिर वो शैतानी नन उन सारी ननों पर कहर ढाने लगती है। सिस्टर आयरीन इस दृश्य को देखकर एक पल के लिए रुकती तो है, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रार्थना को जारी रखती है। वहीं दूसरी ओर हम फादर बर्ग को देखते हैं जो सप्लाई वाले कमरे की ओर जा रहे होते हैं, क्योंकि फ्रेंची ने उसे बताया था कि वहाँ एबे का प्रवेश द्वार है। लेकिन इसके पहले कि वो कमरे में जा पाते एक डीमन नन उस पर हमला कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर फ्रेंची पहुंच जाता है और फादर बर्ग की जान बचा देता है। इधर चैपल में प्रेयर कर रही आयरीन के साथ 3 नन जो शैतानी नन के हमले से बच गई हैं, वो अपने स्थान पर वापस लौट आती हैं और फिर से प्रार्थना करना शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच डीमन नन सिस्टर आयरीन पर हमला करती है और आयरीन के कपड़े फाड़कर उसकी पीठ पर एक काली शक्ति वाला पेंटाग्राम बना देती है। इसी बीच आयरीन को फादर बर्ग और फ्रेंची की आवाज सुनाई देती है। तब सिस्टर आयरीन उन्हें बताती है कि वो सभी नन के साथ मिलकर प्रार्थना कर रही है शैतान को उनसे दूर रखने के लिए। लेकिन जैसे ही फादर बर्ग कमरे की ओर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नन प्रार्थना करते हुए नहीं दिखाई देती है, सिर्फ एक डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। इसका मतलब ये है कि जिन ननों के साथ आयरीन इतने वक्त तक बात कर रही थी और उनके साथ घूम रही थी, वो एबे की मरी हुई ननों के भूत हैं जो चर्च के मैदान में घूमते हैं। इतने में ही वो लाश फादर बर्ग पर हमला कर देती है, लेकिन फादर बर्ग उस पर पवित्र जल छिड़क कर उसे जला देते हैं। इस पूरी घटना से तीनों को ये चीज समझ आ जाती है कि सिस्टर विक्टोरिया एबे की वो आखिरी जीवित नन थी जिन्होंने खुदकुशी नहीं की थी, वो एक सैक्रिफाइस था, क्योंकि इस डीमन नन को एक शरीर चाहिए था एबे से बाहर निकलने के लिए। सिस्टर फादर को बताती है कि हमें नर्क के द्वार को बंद करने के लिए उस सीसी को ढूंढना होगा जिसमें ईसा मसीह का पवित्र खून लगा है। फादर बर्ग के पूछने पर कि वो सीसी हमें कहाँ मिलेगी तो सिस्टर उसे बताती है कि मदर सुपीरियर की लाश एक तहखाने में मिली थी और उसे उस तहखाने का जाने का रास्ता पता है। लेकिन इसके पहले सिस्टर आयरीन फादर से कहती है कि मुझे पता चल गया है कि बचपन से जो विजन मुझे आते हैं वो भगवान का ही चमत्कार है, इसलिए मैं अपनी पूरी जिंदगी गॉड के नाम करना चाहती हूँ। फादर आयरीन की बात मान लेते हैं और सिस्टर को नन की शपथ दिलाते हैं। इसके बाद वो तीनों तहखाने पर पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें मदर मेरी की एक मूर्ति दिखाई देती है जो एक छिपे हुए दरवाजे की ओर इशारा कर रही होती है। आयरीन उस दरवाजे को सिस्टर विक्टोरिया की चाबी से खोलती है जहाँ पर उसे वही सीसी मिलती है जिसमें जीसस क्राइस्ट के पवित्र खून लगा हुआ था। फादर बर्ग उस सीसी को सिस्टर आयरीन को सौंप देते हैं और फिर वो तीनों उसी दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर लिखा हुआ था ईश्वर का साथ यहीं तक। वो तीनों दरवाजे के अंदर जाते हैं और उस रास्ते को ढूंढने के लिए वो तीनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं जिस रास्ते से शैतान अंदर आया था। जिस दिशा में सिस्टर आयरीन जाती है वहाँ एक शैतान नन सिस्टर आयरीन पर हमला कर देती है। सिस्टर वहाँ से बचकर भागती है तो वो भागते भागते एक कमरे में पहुँचती है जहाँ उसे वही जादू टोने वाला पेंटाग्राम का निशान बना हुआ दिखता है जैसा शैतान ने उसकी पीठ पर बनाया था।
जैसे ही सिस्टर के कदम उस निशान पर पड़ते हैं तब कई सारी शैतान नन उसका रास्ता रोकने की कोशिश करती हैं, जिनके चेहरे खून से सने कपड़ों से ढके हुए थे। तभी उस कमरे के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और सारी शैतान नन आयरन पर हमला कर देती हैं। दूसरी ओर फादर बर्ग के सामने भी कई सारी शैतानी नन उनका रास्ता रोककर खड़ी होती हैं, लेकिन फादर पवित्र आग का क्रॉस बनाकर बचकर वहां से भाग जाते हैं। इधर फ्रेंची जब सिस्टर की चीख सुनकर कमरे के अंदर जाता है तो उसे कई सारी शैतानी नन दिखाई देती हैं, जिनके चेहरे खून से सनी बोरियों से ढके हुए थे। तभी उसे उस जादू टोने वाले निशान के ठीक बीचों बीच सिस्टर आयरन उसे झूलते हुए दिखाई देती है, जिसे शैतानी नन ने पजेस कर रखा था। शैतानी नन जैसे ही फ्रेंची को वहां देखती हैं उस पर अटैक कर देती हैं। फ्रेंची किसी तरह उनके हमले से बच जाता है और आयरन के गले में लटके पवित्र शीशी से जीसस क्राइस्ट के खून को निकालकर आयरन के माथे में लगा देता है, जिससे वो शैतानी नन आयरन की बॉडी को छोड़ देती हैं। शैतान नन दोबारा से फ्रेंची पर अटैक करती है और जब सिस्टर आयरन फ्रेंच को बचाने की कोशिश करती है तो वो नन अपनी शैतानी शक्तियों से आयरन को दूर कमरे में फेंक देती है और वहीं सिस्टर जिस कमरे में जाकर गिरती है उस कमरे में पानी भरा हुआ था। दूसरी ओर शैतान डेनियल के रूप में फिर से फादर पर हमला करता है और उस शैतान के मुंह से एक सांप बाहर आता है जो फादर बर्ग की आंख को काट लेता है। इधर जब सिस्टर पानी से बाहर आती है तब उसे एहसास होता है कि उसके गले में टंगी पवित्र शीशी पानी में ही रह गई है। तभी शैतानी नन पानी के बाहर आती है और सिस्टर का गला घोटकर उसे मारने लगती है। फादर बर्ग सिस्टर को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नन उसे भी अपनी शक्तियों से दूर फेंक देती है। इसी बीच आयरन को वक्त मिलता है और वो पवित्र खून वाली शीशी को पानी के अंदर खींच लेती है और पानी के अंदर ही वो पवित्र खून को अपने मुंह में भर लेती है। तो अब जैसे ही शैतानी नन उसे पानी के बाहर निकालती है, आयरन उस पवित्र खून को नन के मुंह पर थूक देती है, जिससे शैतानी नन नष्ट होने लगती है। किस्मत से उस पवित्र खून की कुछ बूंदें पानी में भी गिर जाती हैं और क्योंकि वो तालाब प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर था, वो शैतानी नन और तालाब का पानी दोनों उस प्रवेश द्वार के अंदर चले जाते हैं और एक बार फिर नर्क का द्वार बंद हो जाता है। वेल अगले दिन जब ये तीनों जश्न मनाते हुए एवे से जाने लगते हैं तब सिस्टर फ्रेंची से कहती है कि अब ये जगह पूरी तरह से पवित्र हो चुकी है। लेकिन जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि फ्रेंची की गर्दन पर एक उल्टा क्रॉस बना हुआ है, जिसका सीधा मतलब ये था कि शैतानी नन ने अपना कुछ अंश फ्रेंची पर छोड़ दिया है। और इसी सस्पेंस के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी एक्सप्लेनेशन प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।